गोंडा के इतिहास का वो सच जिसे सभी को देखना चाहिए। एक 16 साल का नौजवान जो गोंडा की रियासत पर बैठता है और अवध का सबसे ताकतवर राजा बन जाता है। एक राजा जो अवध के कई राजाओं का अगुवाकार है और जिसके नेतृत्व में अवध के तालुकेदार लखनऊ की रेजिडेंसी जाकर अंग्रेजों को धूल चटा देते हैं और नवाब की गद्दी पर फिर से उसके 14 वर्ष के लड़के को बैठा देते हैं। एक रियासत जिसमें भारत जीत आए अंग्रेजों को दर्जनों बार हार का सामना करना पड़ता है और एक राजा जो अपने ही करीबियों की गद्दारी से निर्णायक युद्ध हार जाता है। एक राजा जो नेपाल के बिहड़ों में अपने अंतिम सांस तक लड़ता है और अंग्रेजों के आगे कभी घुटने नहीं टेकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोंडा के महाराजा देवी बख्श सिंह के बारे में और ये कहानी है अवध के शूरवीरों की। घाघरा पार एक दास्तां है अवध के क्रांतिकारियों की, वही क्रांतिकारी जिनकी गोली से पहली बार अवध में अंग्रेज अधिकारी तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कर्नल बॉयलू मारा जाता है और कंपनी शासन के प्रति विद्रोह की आग धधकने लगती है। अंग्रेजों को पता था कि अब शासन करना आसान नहीं है और कर्नलगंज के सकरौरा से अंग्रेज भाग उठते हैं। छावनी खाली हो जाती है। गोंडा के क्रांतिकारी आकाश को अपने जीत के नारों से गुंजायमान कर देते हैं। आज़ाद ख्याली और बेबाक मिजाजी यहाँ की आबोहवा में है, यहाँ की मिट्टी में है, यहाँ में पैदा हुए लोगों में है। तो गदर की घटना में इस मिट्टी का कनेक्शन कैसे छूट सकता है, ये बिल्कुल सवाल से परे था। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हम गरीबी और पिछड़ेपन के इतने पर्याय हो गए कि हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे यहाँ के साहित्यकारों ने या यहाँ की परिस्थितियों ने इस बात को प्राथमिकता नहीं देने दी कि उनके नाम को और आगे लाया जाए। अंग्रेज अधिकारी हडसन जिसने दिल्ली जीता, वही हडसन जिसने बहादुर शाह के लड़कों का सर काट अजमेरी गेट पर टांग दिया, उसे गोंडा की धरती से भाग जाना पड़ता है। ब्रिगेडियर रोक्राफ्ट जो बिहार जीतते हुए घाघरा पार पहुंचा और पहली बार उसे मैदान छोड़कर भाग जाना पड़ता है। सर होप ग्रांट, कोलिन कैम्पबेल जैसे तमाम बड़े अधिकारियों को जहां मुंह की खानी पड़ती है, हम उस अवध की भूमि गोंडा के अनसुने किस्से आपको बताएंगे। एक कलमकार जिसने गोंडा के गौरवशाली इतिहास को घाघरा पार नाम की तश्तरी पर परत दर परत रखकर खोल दिया, आज हम उन्हीं से आपको मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घाघरा पार के लेखक अजय सिंह जी के बारे में। और जब बात गोंडा में क्रांति की हो रही है तो गोंडा का एक क्रांति उपवन पार्क कैसे छूट सकता है। गोंडा के सदर विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, या यूं कहें अपने क्रांतिकारी राजा के प्रति एक प्रेम जो कि बाद में एक भौतिक रूप से उभर कर सामने आया। तो गोंडा के क्रांति उपवन पार्क के बारे में भी हम अजय सिंह जी से ही जानेंगे। जी, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। क्या था आप इस क्रांति उपवन को बनाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, जिस तरह से देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है जी, इसी के क्रम में माननीय विधायक जी द्वारा उनकी निधि से यह क्रांति स्तंभ का निर्माण किया गया है। जी, यह क्रांति स्तंभ जो है 1857 की क्रांति में जो शहीदों के प्रति उनका आदर व सम्मान था, उसकी भौतिक अभिव्यक्ति है। जी, इस क्रांति स्तंभ में एक मसाल लगाई गई है। जी, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये मसाल है और ये मसाल राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की एक तरह से प्रतीक चिन्ह थी मसाल। यह मसाल क्रांतिकारियों को एक से दूसरे हाथ में एक तरह का यह हस्ताक्षर हुआ करता था कि आप भी क्रांति में शामिल हैं। यह क्रांति का राष्ट्रीय प्रतीक कह लीजिए या प्रतीक चिन्ह कह लीजिए क्रांति की। इसके अलावा इसमें 8 क्रांतिकारियों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये 8 क्रांतिकारियों की मूर्तियाँ, इसका क्रम यह है कि 1957 में जैसे आज 75वीं वर्षगांठ पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जी, ठीक इसी तरह से 1957 में गदर का शताब्दी वर्ष भारत सरकार ने मनाया था। जी, और गदर के शताब्दी वर्ष में एक आयोजन समिति बनाई गई और उस आयोजन समिति ने 1857 के 8 ऐसे क्रांतिकारियों का जिनके नेतृत्व में यह गदर की घटना हुई थी, उनकी एक चित्रमाला जारी की गई। ये 1957 की भारत सरकार द्वारा जारी की गई उसी चित्रमाला का मूर्त रूप है जो विधायक जी के प्रयासों से उन्होंने जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक स्तंभ खड़ा करने का प्रयत्न किया और सफलतापूर्वक किया और खड़ा किया। उसमें इन्हीं 8 क्रांतिकारियों को मूर्ति जो है स्थापित की गई है। जी, यह क्रांति स्तंभ का परिचय। अगर इस पुस्तक की बात करें जो आपके द्वारा लिखा गया घाघरा पार, तो इसमें बड़ा संक्षेप में बताया गया गोंडा के महाराजा देवी बख्श सिंह की शौर्यता को दिखाया गया है। तो कैसे आपके मन में विचार आया कि एक ऐसी पुस्तक लिखी जाए जिसमें गोंडा के इतिहास के बारे में बात किया जाए? देखिए, घटना कुछ यूँ है कि एक बार माननीय विधायक जी और गोंडा के एक जिलाधिकारी थे इससे पहले, श्री नितिन बंसल जी, और एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान हम सभी लोग वहाँ पर थे
जी। और कुछ ऐसी गोंडा की आइडेंटिटी पर ही बात चल रही थी, तो उन्होंने कुछ हल्के उसमें ये कहा कि आइडेंटिटी क्या है। जी। तो ये बात विधायक जी को चोट कर गई जी। कि गोंडा की आइडेंटिटी क्या है। तो विधायक जी ने भी इस पर बहुत सारे रिसर्च किए और उन्होंने हमको भी ऑफिशियली ये कहा कि ऐसे फैक्ट ढूंढिए, ऐसे फैक्ट लाइए जो सबके सामने लाया जाए और ये बताया जाए कि ये सवाल आगे भी ना आए कि आइडेंटिटी क्या है। और आइडेंटिटी हम लोगों ने इसमें विधायक जी ने भी बड़ा प्रयास किया और हम लोगों ने रिसर्च किया, इकट्ठा किया और उसके बाद घाघरा पार नाम की एक पुस्तक भी प्रिंट की, जिसकी 2000 प्रतियां विधायक जी के ही सहयोग से गोंडा जनपद में ही चल रही हैं। जी। निःशुल्क बांटी गई। जी। आपके द्वारा पुस्तक लिखी गई घाघरा पार, उसमें जिस तरीके से महाराजा देवीबख्श सिंह जी को दिखाया गया, चाहे वो सावरकर की भी स्वातंत्र समर को उठा लिया जाए तो उसमें भी गोंडा का एक जिक्र आता है, जिसमें शौर्यता दिखाई गई है गोंडा राजा की, साथ में चरदा के जो राजा थे उनकी। और अगर हावर्ड रसेल की पुस्तक की भी बात की जाए तो उसमें भी जिक्र आता है। फिर क्रांतिकारियों की चित्रमाला की आपने बात की जो 1957 में निकाली गई, उसमें भी महाराजा देवीबख्श सिंह जी थे। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि फिर इतिहास के पन्नों में बिछड़ गए या छूट गए, कह सकते हैं? देखिए, आज़ाद ख्याली और बेबाक मिजाजी गोंडा की आबोहवा में पनपते हैं जी। और ये सिर्फ 1857 गदर की ही बात नहीं है जी। इससे पहले भी आज़ाद ख्याली और बेबाक मिजाजी यहाँ की आबोहवा में है, यहाँ की मिट्टी में है, यहाँ में पैदा हुए लोगों में है। तो गदर की घटना में इस मिट्टी का कनेक्शन कैसे छूट सकता है, ये बिल्कुल सवाल पे परे था। बाकी हर नायक को एक गायक की ज़रूरत है। जी। यह अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते हम गरीबी और पिछड़ेपन के इतने पर्याय हो गए कि हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे यहाँ के साहित्यकारों ने या यहाँ की परिस्थितियों ने इस बात को प्राथमिकता नहीं देने दी कि उनके नाम को और आगे लाया जाए। जी। या और भी बहुत सारे राजनीतिक कारण रहे हैं जिसमें बहुत आरोप प्रत्यारोप भी रहे हैं कुछ लोगों पर। उस विषय में जाना हम लोगों का ठीक नहीं है, आरोप प्रत्यारोप पर। लेकिन यह बात 100 आने खड़ी है कि राजा देवीबख्श सिंह का जो व्यक्तित्व था वो झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर और बेगम हजरत महल की सीरीज का था। तभी तो 1957 में भारत सरकार ने जो स्वाधीनता संग्राम की, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की जो आयोजन समिति बनाई, उसमें से 8 नेतृत्वकर्ता नेताओं के साथ इनकी सूची जारी की। किसी परिस्थितिवश इनका भारत की शिक्षा नीति ने एक्सेप्ट नहीं किया या कहीं से छूट गया या कुछ भी कारणों से राजा देवीबख्श सिंह का नाम चलन में नहीं आ पाया, जिस क्रम को आज माननीय विधायक जी के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जी। तो क्या आपकी द्वारा जो ये पुस्तक निःशुल्क दी गई, इसका एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाई जाए? जब क्रांति स्तंभ बन रहा था तो माननीय विधायक जी ने मुझसे कहा था कि एक लाइन का एक ऐसा जवाब हम लोगों के पास होना चाहिए कि हम ये कर क्या रहे हैं। फिर ये बातचीत और इस बातचीत के निगमन से ही ये क्लियर हुआ और ये विधायक जी की ही लाइन है। क्या लाइन? कि भावी पीढ़ी में स्वतंत्रता कालीन आचरण को विकसित करने के एकमात्र उद्देश्य से हम ये कर रहे हैं। अच्छा। कि भावी पीढ़ी में स्वतंत्रता कालीन आचरण को, जैसे आज़ादी की जो लड़ाई थी वो 1947 में आज़ाद हो गए हम, लेकिन बहुत सारे मोर्चों पर अभी भी यह लड़ाई जारी है। तो उन मोर्चों पर, जिन मोर्चों पर लड़ाई अभी भी हमारी जारी है, उसमें राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता कालीन आचरण को निरंतर बनाए रखने के एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया है। सर, कोलिन कैम्पबेल जो कि एक कुशल अंग्रेज शासक था, उसको बोरन क्लाइड की उपाधि दी गई। महारानी विक्टोरिया से भी ऊपर उसकी एक प्रतिमा लंदन के एक पार्क में बनी हुई है। और गोंडा के महाराजा देवीबख्श सिंह, जिनका इतना कुशल नेतृत्व रहता है, पुस्तकों पर भी बात की जाए तो भी, आपकी पुस्तक पर बात की जाए तो भी, और फिर पुरानी पुस्तकों पर भी, स्वातंत्र समर पे बात की जाए तो भी, उसको देखने के बाद ये लगता है कि उनका एक कुशल नेतृत्व रहा है। फिर गोंडा के महाराजा देवीबख्श सिंह के महल का जीर्ण शीर्ण हालत है, तो फिर क्या इसकी? देखिए, हम किसी और को जिम्मेदार ठहराना ये हमारी भूल है। जी। हम यहाँ के स्थानीय हैं। गोंडा जनपद की शौर्य गाथा को यहीं के लोगों का प्रचार करना ही जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, जो किन्हीं कारणों से, और किन्हीं कारणों से क्या, जब रोज़मर्रा की ज़रूरतें हमारी पूरी नहीं हुई, हम गरीबी और पिछड़ेपन का पर्याय होते गए। तो ये एक निरंतर क्रम है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आपने कोलिन कैम्पबेल की बात की। 1857 के दौरान महारानी विक्टोरिया का जो साम्राज्य था, इस दुनिया के 50 से भी अधिक देशों में उनके उपनिवेश थे। और महारानी विक्टोरिया के समय में कहा जाता है कि उस समय ब्रिटेन की जो आबादी थी वो दुनिया की आबादी का 0.2% थी और उनकी हुकूमत इस दुनिया की 1/4 आबादी पर चल रही थी। और इसमें भी जिसको आपने क्लाइड कहा, उसको कोलिन कैम्पबेल भी उनका नाम है। तो कोलिन कैम्पबेल उनके लिए एक नेशनल हीरो था
दुनिया के कई ऐसे देशों में जहाँ पर विद्रोह हुई उसने दबाया था। और जब भारत में विद्रोह हुआ तो उसको विशेष तौर पर इसी काम के लिए भेजा गया था और उसने बखूबी यह काम निभाया भी। लेकिन जब उसका सामना गोंडा में हुआ, गोंडा की धरती पर हुआ, तो मरणासन अवस्था में वो यहाँ से वापस गया। वो घोड़े पर यहाँ से लखनऊ वापस नहीं जा पाया, उसको डोली में ले जाया गया। वो मरणासन अवस्था में गया। राजा दैवक सिंह की तलवार से उसका हेड तक टूट गया था। वो हेड उसकी गर्दन पे आ गया होता तो इतिहास बदल जाता। और 1857 में जो एक विद्रोह हुआ था, हम 1947 के पहले वहीं आज़ाद हो गए होते। तो कुछ इस तरीके से थी हमारी बातचीत घाघरा पार को लेकर, जो एक पुस्तक अजय सिंह जी द्वारा लिखी गई है, और इसके बारे में हम आगे अपने आने वाले एपिसोड में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।